बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियोस में जो है आइल्स रीडिंग फॉर्मेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। कुछ फॉर्मेट्स जो है वो हमने डिस्कस किए थे। आज जो है हम कुछ जो रहते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। लेबलिंग डायग्राम, डायग्राम जो है वो हमने लेबल करना है, तो ये भी वही लिस्निंग वाला तरीका है। वहां से हम जो है यहाँ ब्लैंक्स में जो है क्या लिखेंगे, वो हम वही बातें लिखेंगे जो हम सुनेंगे, और जो उस ब्लैंक्स में आता हो वो हम उनकी बातों से सुनेंगे, और जो करेक्ट वर्ड हो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है हमें उन्होंने उसी तरह ये एक पैसेज दिया होगा, उसको हम रीड करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है, कि इस जगह को क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर उसको यहाँ लीफ कहते हैं, तो हम आंसर शीट पे 10 नंबर के सामने क्या लिख लेंगे, लीफ लिखेंगे। इस तरह जो है डायग्राम दिया होगा वो हम जो है वो लेबल करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है इस पैसेज में कि 11 नंबर जो यहाँ पे है इसको क्या आता है, इसको ब्रांच कहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ब्रांच लिख लेंगे। 12 नंबर उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि इस जगह को स्टेम कहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 12 नंबर के सामने आंसर शीट पे स्टेम लिख लेंगे। और अगर उन्होंने 13 नंबर यहाँ दिया हुआ कि इसको रूट कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, रूट जो है वो यहाँ पे आंसर शीट पे लिख लेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर उन्होंने हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हो, मिसाल के तौर पर ए नंबर रूट दिया हुआ है, बी नंबर स्टेम दिया हुआ है, सी नंबर ब्रांच दिया हुआ है, और डी नंबर लीफ दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर उन्होंने लेटर मांगे हो, इंसिक्यूज दिए हो और कहते हो कि लेटर लिखो, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 10 नंबर में लीफ कौन सा वाला लेटर है, 10 नंबर डी नंबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 10 नंबर के सामने डी लिख लेंगे। सही है। ब्रांच जो है वो कौन सा है, सी है, तो हम फिर 11 नंबर में सी लिख लेंगे। इस तरह लेटर्स फिर लिख लेंगे। स्टेम जो है वो बी में आता है, तो हम क्या लिखेंगे, बी यहाँ पे लिख लेंगे। और 13 नंबर जो है रूट है, तो रूट को हम क्या कह लेंगे, यहाँ ए लिख लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम डायग्राम जो है वो लेबल करेंगे। आज जो है हम आइल्स रीडिंग मॉड्यूल के कुछ टिप्स जो है वो पढ़ेंगे कि किस तरह आइल्स रीडिंग मॉड्यूल जो है वो हम अपने लिए आसान कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अपनी वोकेबलरी स्ट्रांग करनी है। सही है, वोकेबलरी स्ट्रांग करनी है। सही है। और किस तरह स्ट्रांग करनी है उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था, और उसके 2 बुक्स जो है वो भी आपको मैंने बताया था कि वो रीड करें उस तरीके से, तो आपको उस तरीके से बहुत आसानी से आप वोकेबलरी पे जो है वो आप अपना कमांड जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो टिप है वो टिप्स में आता है, वो है डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। डिफिकल्ट वर्ड, आप इसका मतलब क्या है, आपको अगर कोई सेंटेंस में कोई डिफिकल्ट वर्ड सामने आ जाए, मुश्किल लफ्ज जो है वो सामने आए और आपको उसका माने पता ना हो, तो आपने ये नहीं करना कि आप बैठ जाओ सोचते रहो कि इसका क्या माना होगा। डोंट हंग अप ऑन डिफिकल्ट वर्ड, बल्कि क्या करोगे, डोंट हंग अप, आपने वो वर्ड जो है वो छोड़ देना है और सारी सेंटेंस पढ़ देनी है। ठीक है, जब सारा सेंटेंस आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड का जो है वो क्या माने है, और वो सेंटेंस के लिहाज से उस वर्ड का माने जो है वो निकाले, तो इससे आपका रीडिंग जो है वो आसान हो जाएगा। रीडिंग टिप्स में जो है हमारे पास 3 किस्म के टेक्निक्स है जिसके जरिए हम जो है अपने लिए रीडिंग जो है वो सेक्शन आसान कर सकते हैं। रीडिंग वाला सेक्शन जो है वो हम आसान कर सकते हैं। उसमें जो है पहला आ जाता है स्किमिंग। स्किमिंग मीन्स पिक द क्रीम वर्ड्स। आपने जो पैसेज है, आपका जो टॉपिक है वो आपने पढ़ लेना है, और उसमें जो क्रीम वर्ड्स हो, सही है, वो आपने अपने साथ नोट करने हैं। किस तरह नोट करने हैं, या तो उसको अंडरलाइन करें अपने साथ, या इंसर्कल करें, या हाईलाइट करें अपने लिए, ताकि आप बाद में जो क्वेश्चन पढ़े तो आपको आसानी हो। यहाँ पे जब आपको ये क्रीम वर्ड्स, मतलब क्रीम वर्ड्स का मतलब ये इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो आपको ये पता हो कि कहाँ कहाँ से आए हैं, वो आप आसानी से फिर जो है वो ढूंढ सके। ठीक है, अगर अंडरलाइन हो तो उसमें से जो है कौन कौन से वर्ड जो है वो आपने अंडरलाइन करने हैं। नेम्स, नेम्स किसी इंसान का भी हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है, और किसी चीज का भी हो सकता है। ठीक है, तो नेम्स जो है वो अपने लिए जो है आप क्या करें, आप वही अंडरलाइन करें। इसके अलावा डेट्स जो आए हो, सही है, जो इंफॉर्मेशन में जो डेट्स आए हो, जो जिस पैसेज में जो डेट्स आए हो, वो अपने लिए मुख्तलिफ नंबर अगर लेके गए हो तो वो नंबर जो है अपने लिए अंडरलाइन करें। ठीक है, नंबर्स के अलावा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो अगर कोई, वो अपने लिए अंडरलाइन करें। इसके अलावा एडजेक्टिव्स, सही है, तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो है आपने वो
जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उस पैसेज में, उस टॉपिक में, तो आपने क्या करना है, उसको अपने लिए अंडरलाइन कर लेना है। तो फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी, वहां जो अंडरलाइन किए होंगे आपने कुछ वर्ड, उसको अपने आंसर उसमें ढूंढने में, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी। तो इस तरीके से आपने स्किमिंग करनी है। स्किमिंग के बाद जो है वो आ जाता है टैगिंग। टैगिंग में आपने क्या करना है, गिव अ टाइटल टू ईच पैराग्राफ या पैराफ्रेज। आपने क्या करना है, आपने हर एक पैराग्राफ को अपना एक टाइटल देना है कि इस हर एक जो पैराग्राफ होता है उसमें अपने इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने हर एक पैराग्राफ को जो है अपने मुताबिक जो है वो टाइटल देना है, ठीक है। हर पैराग्राफ का जो है एक इंट्रोडक्शन होता है, जो उसका पहला लाइन होता है वो अक्सर इंट्रो होता है, उसके बाद 2-3 लाइन जो होते हैं वो उसकी बॉडी होते हैं, सही है। और जो आखिरी लाइन होता है वो हर पैराग्राफ का एक कंक्लूजन होता है, सही है। तो आपने देखना है उस पैराग्राफ में क्या क्या बातें डिस्कस हुई है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपने हर एक पैराग्राफ को जो है एक टाइटल देना है। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कौन से पैराग्राफ से जो है आए हैं। आपको अगर टाइटल और इन्फॉर्मेशन का पता हो, टाइटल का पता हो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन है, तो आपने वो क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वहां से ढूंढना है, सही है। तो टैगिंग जो है वो आपने लाजमी करनी है, सही है। ये 2 नंबर है। 3 नंबर है स्कैनिंग। स्कैनिंग में आपने लुकिंग फॉर द टारगेट या स्पेसिफिक एरिया। आपने क्या करना है स्कैनिंग में, आपने अपनी टारगेट एरिया को जो है वो कवर करना है। आपने स्कैनिंग और स्किमिंग में क्या फर्क है, स्किमिंग में आप जनरल जो है वो सारी टॉपिक जो है वो आप स्टडी करोगे, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लफ्ज, इंपॉर्टेंट नंबर या इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगे वो आपने नोट करने हैं अपने पास या उनको जो है अंडरलाइन करना है। स्कैनिंग में क्या करना है, अभी जो आपको क्वेश्चन आया है, सही है, तो आपने टाइटल भी दिया पैराग्राफ में, आपको क्वेश्चन का समझ आ जाएगा कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये फलाना पैराग्राफ से आए हैं, ठीक है। फिर उसमें हमने स्किम किए हुए जो अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स होते हैं, तो उसको जो है हम देखेंगे और उसमें देंगे कि हमारे लिए टारगेट एरिया कौन सा है, जहां से हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम मालूम कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। तो हम क्या करेंगे स्कैनिंग में, स्कैनिंग में हम वो पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक एरिया जो है वो हमने ढूंढना है जो पैराग्राफ में जिसके मुताबिक सवाल आया है, और हमने वो सवाल उसके मुताबिक हल करना है। इसके बाद आ जाता है हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। एक लफ्ज का माना जो है वो हम किस तरह जो है वो हम मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 वेज या 3 टेक्निक्स, सही है। नंबर 1 जो है वो है connotative meaning. Connotative meaning, it gives us an ideological meaning. कंटेटिव मीनिंग जो है इसका मतलब है कि ये ख्याली माना होता है, आइडियोलॉजिकल मीनिंग होता है, ठीक है। इसका वर्ड का जो है अपना लफ्जी माना नहीं होता, एक ख्याली माना जो है हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है आई एम, यहां लिखा हुआ है आई एम ब्लू, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरा नीला रंग है, इसका मतलब होगा आई एम नॉट ओके, सही है, या आई एम फीलिंग सैड। तो ये ख्याली माना हुआ, लफ्जी माना तो नहीं हुआ ना। लफ्जी माना तो इसका मतलब है कि मैं नीला हूं, ठीक है, लेकिन नहीं, यहां इसका ख्याली माना है नॉट ओके या आई एम फीलिंग सैड, सही है। तो ये जो है हमारे पास कनोटेटिव मीनिंग। तो इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं हमारे पास रीडिंग मॉड्यूल में, जो कि हमने उसका ख्याली माना लेना है। जिस तरह मुहावरा होता है उसका जो है हम ख्याली माना लेते हैं, उस तरह हम जो है इसका भी ख्याली माने लेते हैं। इसके बाद जो है वो आता है डिनोटेटिव मीनिंग।
Denotative meaning, it gives us dictionary meaning. डिक्शनरी मीनिंग मतलब लफ्जी माना। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हार्ट, सही है, तो हार्ट मीन्स टू गिव हीट, सही है, तो मतलब लफ्जी माना हुआ ना गरम, सही है। तो जो हमारे पास लफ्जी माना उसका हम लफ्जी माना जो है वो मालूम करेंगे, लेकिन बात जो है वो हमारे पास कनोटेटिव होंगे तो उसका हम जो है वो क्या करेंगे, उसका हम जो माने ढूंढेंगे वो ख्याली माना होगा। इसके अलावा एक जो है वो आता है कंटेक्सचुअल मीनिंग। एक लफ्ज का कंटेक्सचुअल मीनिंग, कंटेक्सचुअल मीनिंग gives us meaning according to the sentence। ये जो है हमें माने क्या माने देता है, ये हमारे सेंटेंस के मुताबिक माने देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है अप्रोच, तो अप्रोच के दो किस्म के माने जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। एक माना इसका हो सकता है फॉलो, दूसरा माना हो सकता है काइंड ऑफ अथॉरिटी, एक किस्म की अथॉरिटी, सही है। तो हम ये माने जो है वो इसके सेंटेंस के मुताबिक लेंगे। फॉर एग्जांपल दो किस्म के जो है हमारे पास सेंटेंस आए हैं, तो ये एग्जांपल है। एक सेंटेंस है हमारे पास के ही इज अप्रोचिंग अ गर्ल, दूसरा है ही हैज अप्रोच इन एन इंस्टीट्यूशन, सही है। ये दो किस्म के हमारे पास जुमले हैं, इस दोनों में अप्रोच वर्ड जो है वो यूज हुआ है। तो ही इज अप्रोचिंग अ गर्ल, इसका मतलब क्या है, ही इज फॉलोइंग ए गर्ल, यहां इसका मतलब क्या है, फॉलोइंग, सही है। और यहां क्या मतलब है, ए काइंड ऑफ अथॉरिटी, उसका इंस्टीट्यूट में एक अथॉरिटी है, सही है। उसका एक अप्रोच है, एक अथॉरिटी है, मतलब वो कोई काम वहां से निकलवा सकता है, सही है। तो जुमले के मुताबिक हम जो वर्ड का माने लेंगे उसको हम क्या कहते हैं, कंटेक्सचुअल मीनिंग जो है वो हम उसकी बनाएंगे। तो ये तीन किस्म के हैं हमारे पास। फर्स्ट कनोटेटिव, कनोटेटिव में हमारे पास मीनिंग कौन सा होगा, हम किस तरह मीनिंग लेंगे, उसका हम आइडियोलॉजिकल मीनिंग लेंगे, ठीक है। जिस तरह एक मुहावरे का आइडियोलॉजिकल मीनिंग होता है, जो उसका लफ्जी माना नहीं होता है, ख्याली माना होता है। दूसरा हमारे पास है डिनोटेटिव मीनिंग, ये हमें लफ्जी माना देता है, डिक्शनरी मीनिंग। और जो कंटेक्सचुअल मीनिंग है, इसका माने, इस वर्ड का माने जो है हम सेंटेंस के मुताबिक लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम अपने लिए रीडिंग मॉड्यूल को जो है वो आसान कर सकते हैं। इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम राइटिंग सेक्शन जो है वो पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।